नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। पिछली क्लास में हमने भाग 1 के बारे में देखा और उसके बाद हमने देखा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो अच्छी तरह से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को देखा, किस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, और कुछ अमेंडमेंट बिलों के बारे में हमने देखा था। और महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में भी हमने चर्चा पिछली क्लास में कर ली थी। यदि आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 3 जो बताता है मौलिक अधिकारों के बारे में, तो मौलिक अधिकारों को आज हम इस क्लास में शुरू करने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और हमारा मोटिवेशन बनता रहे, ताकि हम आपके लिए नई नई क्लासें लाते रहें। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं भाग 3 के बारे में। भाग 3 जो बताता है मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से ये भाग प्रारंभ होता है और अनुच्छेद 35 तक इस भाग में लिखा हुआ है। कहां से देखेंगे हम? तो देखेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा है। आप सभी को पता होगा मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार इस प्रकार के अधिकार जो एक इंसान को इंसान होने के नाते मिलने चाहिए। एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो अधिकार दिए जाने चाहिए वो मौलिक अधिकार होता है, और मौलिक अधिकार भाग 3 में लिखे हुए हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है ये शब्द? मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। और भारतीय संविधान का ये जो भाग है, भाग 3, इसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा किसे कह सकते हैं? सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कहां किया गया था? तो बात है सन 1215 की, सन 1215 ईस्वी की। सन 1215 ईस्वी में क्या हुआ था? इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा ने क्या किया था कि वहां की जो जनता थी, इंग्लैंड की जो जनता थी, उनको कुछ अधिकार दिए थे। और अधिकार किस रूप में दिए थे? लिखित रूप में एक पत्र पर लिख के उनको अधिकार दिए थे। और जिस पत्र पर वो अधिकार दिए गए थे उसे कहा गया था मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। और भारतीय संविधान के संदर्भ में मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया था ग्रेनविल ऑस्टिन ने, जो एक अमेरिकी इतिहासकार है। उन्होंने क्या किया था? इस शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के संदर्भ में किया था, मैग्ना कार्टा। और भाग 3 को क्या बताया था? संविधान का मैग्ना कार्टा बताया था। आशा करता हूं ये बात आपको कुछ समझ में आई होगी। मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकार, भाग 3 जो हम पढ़ रहे हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया हुआ है। मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है, ये बात आप सभी को मालूम होगी, क्योंकि आपने कभी पॉलिटी पढ़ी होगी। यदि नहीं पढ़ी है तो आज आपको ये पता चल जाएगा। बात आती है मैग्ना कार्टा शब्द की। पूछ लिया जा सकता है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो भाग 3 को दी गई है। पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान के संदर्भ में मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये जो प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, तो आपको याद होना चाहिए ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन है ग्रेनविल ऑस्टिन? तो ये है अमेरिकी इतिहासकार, अमेरिकी इतिहासकार है। इन्होंने भारतीय संविधान के संदर्भ में मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया था और मौलिक अधिकार को या भाग 3 को क्या बताया था? मैग्ना कार्टा बताया था। इनकी कुछ पुस्तक है, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये बुक किसकी है, क्योंकि ये आपको भी पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी बुक का नाम देकर के पूछ लिया जाएगा या ऑथर का नाम देकर के बुक पूछ ली जाती है।
तो एक बार इतना समझ लीजिए कि मौलिक अधिकार भाग 3 में लिखित है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग मौलिक अधिकारों के संदर्भ में या भाग 3 के संदर्भ में किसने किया था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया था। ये मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा का अर्थ है अधिकार पत्र। इंग्लैंड के महाराजा ने या इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड की जनता को जिस पत्र में लिखकर ये अधिकार दिए थे, तो उस पत्र को क्या नाम दिया था? मैग्ना कार्टा दिया था। अधिकार दिए कब थे? तो सन 1215 ईस्वी में ये अधिकार दिए जाते हैं। इतनी बात यदि आपको समझ में आई होगी तो इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहो तो ले सकते हो। यदि कोई बात ऐसी हो कि आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम उसका आपको जवाब जरूर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने बात की है मैग्ना कार्टा शब्द की। अब बात करते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन की जो 2 बुकें हैं, जो महत्वपूर्ण बुकें एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो जो 2 बुकें हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर उन्होंने लिखी है, भारतीय संविधान पर वो बुकें लिखी गई हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी बुकें हैं। इनकी 2 किताबों के नाम आप एक बार याद कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बुकें। कौन कौन सी है? तो इनकी किताबें कौन सी है? तो पहली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। ये बुक किसकी है? पूछ लिया जा सकता है आपसे। तो ये बुक किनकी है? ग्रेनविल ऑस्टिन की है। ग्रेनविल ऑस्टिन की बुक है। एक बुक और है, कौन सी है? तो उसका नाम है वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और कॉर्नर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। ये बुक इनकी है, ग्रेनविल ऑस्टिन की है। इन्हीं के माध्यम से या इन्हीं के बिहाफ से हम ये बात कर सकते हैं कि इन्होंने यानी कि किन्होंने, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया था। सॉरी। तो ग्रेनविल ऑस्टिन अमेरिकी इतिहासकार जिन्होंने मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारतीय संविधान के संदर्भ में किया था। मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा है अधिकार पत्र। इंग्लैंड के राजा ने जिस पत्र में लिखकर या जिस कागज में लिखकर इंग्लैंड की जनता को कुछ अधिकार लिखकर दिए थे, उस पत्र को कहा गया था मैग्ना कार्टा। सन 1215 ईस्वी की ये बात है। फिर बात हमने की थी कि ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में, अमेरिकी इतिहासकार है। इनकी 2 बुकें हैं, उनके नाम देखो क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, दूसरा है वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार की हमने अभी बात की है। तो आशा करता हूं ये बातें आपको कुछ समझ में आई होंगी। इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यार इनको लिख लिया होगा तो बहुत अच्छा है। पूछ लिया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन ये बुक किसकी है? तो आप बता पाओगे किसकी है? ग्रेनविल ऑस्टिन की है। तो अब हम बात करते हैं आगे मौलिक अधिकारों के बारे में। क्या होते हैं मौलिक अधिकार, क्या है मूल अधिकार, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार तो देखो, हम बात करते हैं भारत के बारे में। तो भारत का जो डेमोक्रेटिक जो ढांचा है वो किस पे अटका हुआ है? वो संविधान पे अटका हुआ है। संविधान के आधार पर हमारा देश चलता है। तो संविधान में लिखा हुआ है। पहली बात, ये मूल अधिकार कहाँ पे लिखे हैं? तो संविधान ने हमें दिए। किसने? तो संविधान ने हमें दिए हैं। संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया, उस संविधान के बिहाव से हमें ये क्या मिले हैं? तो अधिकार मिले हैं। तो क्या लिखेंगे? संविधान द्वारा प्रदत्त, संविधान द्वारा प्रदत्त, यानी कि संविधान द्वारा दिए गए हैं। दूसरी बात, किसको दिए जाते हैं? तो अधिकांश
अधिकांश यानी कि लगभग जो मूल अधिकार है वो किनको मिले हैं, नागरिकों को दिए गए, नागरिकों को दिए गए हैं। नागरिकों को मतलब भारतीय नागरिक, चाहे उन्होंने नागरिकता किसी भी रूप से ग्रहण की हो, वो नागरिकता है। अधिकांश नागरिकों को दिए गए हैं। और क्या बात लिखी गई है, यानी कि ये क्या है, कुछ संकीर्ण है, इनमें बदलाव तो नहीं किया जा सकता, इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। और ये क्या लिखा गया है, ये राज्य के हमें क्या है, विरुद्ध प्राप्त है। तो ये यहां से क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं, कुछ एक कथन देकर के पूछ लिया जाएगा। तो ये जो मूल अधिकार है हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, ये पूछ लिया जाता है कथन जब बात आती है कि भारतीय संविधान का दर्शन क्या है। उस टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संदर्भ इसको कथन में देकर के पूछ लिया जाएगा कि मूल अधिकारों के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो यदि आपको इनके बारे में पता होगा तो आप बता पाएंगे कि सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा। अभी आपने जो 23 मार्च को जो एग्जाम हुआ ईओआरओ का, उसमें कुछ ऐसा यहाँ से क्वेश्चन आया था, उसको आपने देखा होगा। मौलिक अधिकार से वहां से क्वेश्चन एक आया है और उसी टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरी बात, इनकी प्रकृति है जो निषेधात्मक है। इनकी प्रकृति निषेधात्मक है, यानी किसी चीज को निषेध करते हैं, है ना। यानी कि ये राज्य को क्या करते हैं, निषेध करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने से उन्हें क्या करती है, निषिद्ध करती है। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। संविधान द्वारा प्रदत्त है, अधिकांश नागरिकों को दिए जाते हैं और यह राज्य की क्या है, विरुद्ध प्राप्त है। इनकी प्रकृति कैसी है, तो निषेधात्मक है। ये है मूल अधिकार। तो इतना एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे और इसमें देखने वाले हैं मूल अधिकारों के बारे में। इसको लिख लिया होगा, अब बढ़ते हैं आगे। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में एक सिद्धांत है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या है, तो एक है समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौता या सामाजिक समझौते का सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा जाएगा सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया किसने था। तो ये तो तीन ऑथर है, उनके द्वारा दिया गया है। कौन है, होब्स, लोक एवं रूसो द्वारा दिए गए। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया, होब्स, लोक व रूसो ने दिया। यानी क्या कहते हैं, समाज में समझौता किस प्रकार से, यानी कि एक व्यक्ति का जो अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है, उसको दूसरा व्यक्ति नुकसान न पहुंचाए। इसमें लिखा गया है कि आपके जो स्वतंत्रता है वो वहीं तक सीमित है जब जहां से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि आपको, मुझे तो ये अधिकार मिले हुए हैं, आप किसी के भी दूसरे व्यक्ति की क्या नहीं कर सकते, तो उनके स्वतंत्रता, उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया, होब्स, लोक व रूसो ने दिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों की जननी कौन है। मौलिक अधिकारों की जननी, अधिकारों की जननी पूछे, या हम ऐसे पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान में ये मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं। स्रोत पूछा जा सकता है, या क्या पूछा जा सकता है, इसका स्रोत क्या है। तो हमारे देश में जो हमारे देश का संविधान है, उस संविधान में ये मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की जननी या उसका स्रोत कौन है, तो अमेरिका है। अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो मौलिक अधिकारों की जननी पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकारों की जननी कौन है, तो यूएसए या क्या कहते हैं, अमेरिका कहते हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया, होब्स, लोक व रूसो ने दिया। तो ये बात यहां से पूछी जा सकती है। अब पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार कुल कितने हैं।
कुल कितने हैं? तो देखो बात आती है जब हमारा संविधान सबसे पहले लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को जिस दिन हमारा जो संविधान लागू होता है उसे हम कहते हैं मूल संविधान। और उस मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। वर्तमान में कम है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। तो इसमें लिखते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। फिर लिखेंगे वर्तमान में संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 6 मौलिक अधिकार वर्णित है। तो बात आती है कि 7वां कहां पे गया, 6 ही क्यों रहे? 7वां देखो क्या हुआ बात। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, कब? 1978 में हुआ है हमारा 44वां संविधान संशोधन। और उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में लिखा था, अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया। विधिक अधिकार बना दिया। देखो मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर होता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार जिनके खिलाफ यानी नहीं जा, जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी संविधान संशोधन हो उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किनमें? तो मौलिक अधिकारों में, विधिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसकी जो याचिका है वो अनुच्छेद 32 के तहत कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और जो विधिक अधिकार है उस पर सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी नहीं करता, हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो ये बात यहां से आपको ध्यान में रखनी है। 26 जनवरी 1950 को हमारी संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। वर्तमान में कितनी है? 6 है। तो एक जो अधिकार, मौलिक अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो कहां रख दिया उसको? तो उसको विधिक अधिकार के तहत विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखो थोड़ा सा हम देख लेते हैं मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर। मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार। दोनों का वर्णन संविधान में किया गया है, तो दोनों संवैधानिक हो गए। अब देखो इस मौलिक अधिकार कौन से होंगे? जो भाग 3 में वर्णित हो। और विधिक अधिकार जो भाग 3 में वर्णित नहीं हो। जिनका वर्णन भाग 3 में नहीं है वो मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार होंगे। उनको किसी विधि के तहत उनको बना दिया गया है, या उसके लिए कोई अलग कानून बनाया गया हो, या संविधान के किसी और भाग में उनको लिखा गया हो, तो वो मौलिक अधिकार नहीं हो सकते।
इनके हनन पर या इनके हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय पांच प्रकार की याचिका जारी करता है। याचिका जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 32, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पांच प्रकार की याचिका जारी करता है। कौन कौन सी जारी करता है, जब हम यहां तक पहुंचेंगे आप आराम से उनको देखेंगे। एक बार इतना ध्यान रखो कि जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में वर्णित होंगे और उनके हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है या याचिका जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत करता है। फिर हम बात करते हैं विधिक अधिकारों में इसमें कौन सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी नहीं करता। सर्वोच्च न्यायालय याचिका जारी नहीं करता, जारी नहीं करता। इसका साफ साफ मतलब है कि यदि हमारे किसी विधिक अधिकार का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन यदि हमारे किसी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट कहां पे जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। इसका क्या मतलब हुआ कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसकी याचिका जारी लगा ही नहीं सकते, उस पर किसी हमारी कोई सुनाई नहीं होगी। तो हम कहां पर जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, जा सकते हैं। सरल भाषा में इसको पढ़े तो उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। कब जा सकते हैं, जब हमारे किसी विधिक अधिकार का हनन होता है। और मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो हम डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। विधिक न्यायालय में यदि उच्च न्यायालय का कोई फैसला हो, उस फैसले के विरुद्ध यदि हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट यहां पे नहीं जा सकते। लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आशा करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हमने कुछ छोटी सी ये बातें की है, तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 से हम अपना यह टॉपिक आगे प्रारंभ करते हैं। हमने जो मौलिक अधिकारों के बारे में जो ब्रीफ इंस्ट्रक्शन थी उनको थोड़ा हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 12 से हम अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहो ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अनुच्छेद 12 को। तो हेडिंग डाल लीजिएगा अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12। अनुच्छेद 12 देखो हमारा भाग प्रारंभ हुआ तीसरा, और जो भाग पहला हमने देखा था उसके जो पहली थी जो अनुच्छेद था, यानी कि भाग पहले का पहला अनुच्छेद हमारे संविधान का ही पहला अनुच्छेद है। तो उसमें लिखा गया था परिभाषा, यानी उसमें क्या बताया गया था कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। जो इंडिया है वो क्या है, एक राज्य है। उसी प्रकार से कोई भी भाग प्रारंभ होगा उस भाग का जो पहला अनुच्छेद होगा, जैसे भाग 3 का पहला अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 12 है। इस भाग का पहला अनुच्छेद कौन है, तो अनुच्छेद 12 है। इसमें क्या लिखा हो सकता है, तो इसमें कुछ परिभाषाएं लिखी होंगी, और इसमें परिभाषा किसकी है, तो अधिकांशतः परिभाषा राज्य की बताई गई है। कि आगे जो हम आगे जो भाग पढ़ रहे हैं इसमें जो भी आगे आर्टिकल्स आएंगे तो उनमें हमें राज्य शब्द के बारे में किसको देखना है। ऐसा नहीं जो हमने राज्य देखा हो तो एक राजस्थान एक राज्य है या पंजाब एक राज्य है, ऐसे राज्य के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया गया। इसीलिए पहले अनुच्छेद में किसके, तो किसी भी भाग के पहले अनुच्छेद में उसको डिस्क्राइब कर दिया कि वो राज्य शब्द क्या है। क्या बताया गया यहाँ पे बताया गया है राज्य शब्द, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। यहाँ पे राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य क्या है ना। एक स्टेट, यानी कि इसमें स्टेट नहीं पढ़ेंगे,
यानी ये राज्य क्या है, तो राज्य के बारे में लिखा गया है क्या, इसमें लिखा गया है कि सरकार या संसद के द्वारा घोषित कोई भी संस्था, यानी उसके द्वारा कोई स्थापित जो संस्थाएं हैं वो क्या कहलाएंगी, राज्य कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, या सरकार या संसद के द्वारा स्थापित संस्थाएं राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगी। दूसरी बात, राज्य सरकार, अब स्टेट गवर्नमेंट की बात है, जैसे राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उनके बारे में है। तो राज्य सरकार या राज्य के विधानमंडल या विधान मंडल द्वारा स्थापित संस्थाएं द्वारा स्थापित संस्थाएं, सरकार या संसद के द्वारा जो भी संस्थाएं स्थापित की जाएंगी वो राज्य सरकार या विधानमंडल के द्वारा स्थापित की जाएगी संस्थाएं, वो किसके अंतर्गत आएगी, इस राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगी। फिर और कौन कौन सी आ सकती है, तो और ऐसे आ सकते हैं कुछ जो स्थानीय प्राधिकरण है। कौन कौन से स्थानीय प्राधिकरण, जो भी लोकल बॉडीज हो, स्थानीय प्राधिकरण, वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, तो राज्य शब्द के अंतर्गत। या और कौन कौन सी आ सकती है, ऐसी कोई संस्था या ऐसी कोई संस्था जिनमें किसका खर्चा लगा हो, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का उसमें हिस्सा लगा हो। ऐसी संस्थाएं जिनमें केंद्र या राज्य सरकार का पैसा लगाया गया हो, वो भी किसके अंतर्गत आएंगी, तो राज्य के अंतर्गत आएंगी। या राज्य शब्द को बताया गया है, यानी कि पूछ लिया जाएगा राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कौन से अनुच्छेद में, तो भाग 3 के अनुच्छेद कौन सा है, 12 पूछ लिया जाएगा। राज्य शब्द की परिभाषा क्या कहां पे दी गई है, तो भाग 3 में दी गई है। पूछ लिया जाएगा कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो भाग 3 के पहले अनुच्छेद में या भाग या अनुच्छेद 12 में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं यहां से बना करके, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस प्रकार का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। पहले तो ऐसा पूछा जाएगा कि निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन सा है, तो यदि ये तीनों कथन दे रखे हो, जिसमें लिखा है सरकार से या संसद के द्वारा स्थापित संस्थाएं, राज्य सरकार या विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्थाएं, स्थानीय प्राधिकरण, ऐसी संस्थाएं जिनमें केंद्र राज्य सरकार का पैसा लगा गया हो, और एक ऑप्शन दे दिया जाए उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी क्या है, सत्य है। इसमें यदि किसी कथन में कोई अमेंडमेंट कर दिया जाए, यानी उसको बदल कर पेश कर दिया जाए, तो जैसे यहां पे लिखा हो पैसा नहीं लगा हो, पैसा नहीं लगाया गया हो, तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, वो एक बार बना के देखते हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपने लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। लिख लिया आपने कॉपी में तो बहुत अच्छा है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य शब्द उल्लेखित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 भाग 3 में, ऑप्शन 2 भाग 3 के पहले अनुच्छेद में, ऑप्शन नंबर 3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आंसर हो सकता है, देखो अभी हमने पढ़ा था
कि भारतीय संविधान में किसकी बात की गई है? राज्य शब्द की। तो राज्य शब्द उल्लेखित कहां पे? भाग 3 में उल्लेखित है या नहीं है? तो देखो हमने बात करें ना भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में, जिसमें हमने देखा अनुच्छेद 12 को, तो ये आंसर तो बिल्कुल सही है ना। फिर बात करते हैं कि भाग 3 के पहले अनुच्छेद में, तो ये भी बात सही है कि भाग 3 का पहला अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद कौन सा है? 12, अनुच्छेद 12 और भाग 3 का पहला अनुच्छेद है, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब क्या बना कि ये चारों के तीनों की तीनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर बनेगा उपरोक्त सभी। तो ऐसे क्वेश्चन भी यहां से पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये जो बातें हैं समझ में आ जाए। तो अब देखते हैं आगे अनुच्छेद 13 के बारे में। अब हम देखेंगे हमारे भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 हमारे भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 13 है। इसके अंदर 4 धाराएं दी गई है, इसके क्या है? 4 सब क्लोज दिए गए हैं। इसमें 4 धाराएं दी गई हैं। चार धाराएं दी गई है, लेकिन इसके अंदर जो मूल संविधान था उसमें 3 धाराएं थी और एक धारा जो धारा चौथी है यानी कि अनुच्छेद 13(4), अनुच्छेद 13(4) है, उसको 1971 में बाद में जोड़ा गया है। तो हम देखते हैं इसके जो सब क्लोज दिए गए हैं यानी कि इसके आगे वो जो अनुच्छेद इसमें बताए गए हैं, तो उसके पहला जो भाग है इसमें कितनी धाराएं हमने देखी है? 4 धाराएं। तो धारा पहली, इस धारा पहली में लिखी है ऐसी विधि या ऐसा कोई भी कानून जो संविधान लागू होने से पहले बन गया था, यानी कि संविधान लागू होने से पहले यदि कोई विधि या कोई कानून बनाया गया है तो वो इस संविधान के अनुरूप यदि है तो ही बाद में क्या रहेगा? प्रवर्तन में जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? यानी कि संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 से पहले यदि कोई नियम या कानून बनाया गया है वो 26 जनवरी 1950 के बाद तभी लागू रहेगा जब वो इस संविधान के अनुरूप हो। यदि नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इसमें लिख लेते हैं संविधान लागू होने से पूर्व यानी कि पहले बनाई गई कोई भी विधि या कानून संविधान लागू होने के बाद तभी प्रवर्तन में रहेगी जब वो संविधान के अनुरूप हो। यदि वो संविधान के अनुरूप है तो ही बाद में वो प्रवर्तन में रह सकती है, अन्यथा वो क्या हो जाएगी? रद्द कर दी जाएगी या वो शून्य हो जाएगी। तो यानी कि बात सीधी सीधी यही है कि कोई भी विधि या कानून संविधान के असंगत है तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, और यदि उसके संगत है या उसके अनुरूप है किसके? तो संविधान के, तो वो संविधान लागू होने के बाद भी प्रवर्तन में रखी जा सकती है, कोई भी विधि जो संविधान लागू होने से पहले बनाई गई हो। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई गई होगी। यानी कि संविधान लागू होने से पहले बनाई गई कोई भी विधि या कोई भी कानून संविधान लागू होने के बाद तभी वो प्रवर्तन में रहेगा या तभी स्थायी रहेगा यदि वो संविधान के क्या है? अनुरूप है, अन्यथा वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा।
तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, इसको आपने लिख भी लिया होगा। अब देखते हैं इसकी दूसरी धारा के बारे में। पहली धारा में बात लिखा है कि संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि। दूसरी धारा में बात लिखी है संविधान लागू होने के बाद भी यदि कोई विधि बनाई जाती है या कोई कानून बनाया जाता है और ये यदि वो संविधान के संगत नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मोटी मोटी बात इसमें यही लिखी गई है, कोई विधि या कोई कानून ऐसा होना चाहिए वो इस संविधान के क्या हो, संगत हो। बस बात यही लिखी गई है। तो इसकी दूसरी जो उपधारा है उसमें क्या लिखा गया है, संविधान लागू होने के बाद बनाई गई कोई भी विधि या कानून संविधान के अनुरूप होने पर ही प्रवर्तन में रहेगा या प्रवर्तन में रहेगी, अन्यथा शून्य हो जाएगी। संविधान लागू होने के बाद बनाई गई कोई भी विधि या कोई भी कानून संविधान के अनुरूप होने पर ही क्या रहेगी, प्रवर्तन में रहेगी, अन्यथा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये बात लिखी गई है धारा 13(2) में, यानी कि अनुच्छेद 13 के दूसरी धारा में ये बात लिखी गई है। संविधान लागू होने के बाद, पहली धारा में थी संविधान लागू होने से पहले में, और धारा दूसरी है उसमें क्या लिखा गया है, संविधान लागू होने के बाद बनाई गई कोई विधि या कानून संविधान के अनुरूप है तो ही वो प्रवर्तन में रहेगा। ये बात है। अब देखो इसके बाद जो धारा 3 है इसकी उसमें बताया गया है ये विधि क्या है, विधि शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 3 के अंदर। तो देखते हैं कौन कौन सी जो चीज है वो विधि के अंतर्गत आती है। ये आपने लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप उसको बाद में आराम से लिख सको। अब देखते हैं विधि शब्द के बारे में कि विधि शब्द कहां परिभाषित किया गया है। पूछ लिया जा सकता है भारतीय संविधान के किस भाग में विधि शब्द की परिभाषा दी गई है, तो भाग 3 में। भाग 3 में अनुच्छेद पूछे तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद का सब क्लोज कौन सा, तीसरा। उपधारा कौन सी है इसकी, तीसरी, जिसमें किसको परिभाषित किया है, विधि शब्द को, विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। और विधि के अंतर्गत कौन आएगा, तो देखो कोई भी रूढ़ी हो, कोई भी क्या हो, रूढ़ी, यानी कि जो पुरानी परंपरा जो कोई चली आ रही है वो इसी के अंतर्गत आएगी। कोई भी रूढ़ी, कोई कानून, कोई नियम, कोई उपनियम, कोई अधिनियम, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, तो विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इसके अंदर कोई भी, जैसे को प्रवर्त विधि हो, प्रवर्त विधि यानी कि जो संविधान लागू होने से पहले जो बना दी गई विधि वो क्या कहलाती है, प्रवर्त विधि कहलाती है। ऐसे जो सभी क्या कहलाएंगे, तो वो सारे के सारे विधि शब्द के अंदर, जैसे कोई अधिसूचना हो, अधिसूचना, या कोई पुरानी प्रथा चली आ रही है वो प्रथा भी क्या कहलाएगी, तो विधि शब्द के अंतर्गत आती है। कोई अध्यादेश हो या कोई परिपत्र हो, अध्यादेश को हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 123 में, आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213, इसके अंदर अध्यादेश के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 123 के अंदर लिखा गया है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और अनुच्छेद 213 में लिखा गया है राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी करते हैं। कैसे करते हैं, क्या होता है अध्यादेश, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे होंगे। कोई भी रूढ़ी, कोई कानून, कोई नियम, कोई उपनियम, कोई अधिनियम, कोई प्रवर्त विधि, कोई अधिसूचना, कोई प्रथा, कोई अध्यादेश या कोई भी परिपत्र,
ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तो रूढ़ि शब्द के अंदर अंतर्गत माने जाएंगे। अनुच्छेद 13 के आधार पर या मौलिक अधिकार या भाग 3 के आधार पर ये सभी किसमें माने जाएंगे, तो विधि शब्द के अंतर्गत माने जाएंगे। आशा करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। तो ये तो अब तक हमने देखा जो मूल संविधान में जो बात लिखी गई थी अनुच्छेद 13 के अंदर। एक जो बात जो बाद में जोड़ी गई थी 24वें संविधान संशोधन 1971 में एक बात जोड़ी गई थी, वो क्या है उसको हम आगे भी देखते हैं। तो हम देखते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको लिख लिया होगा आपने। अब देखते हैं एक और बात जो बाद में लिखी गई थी, वो कौन सी बात है वो भी देखते हैं। धारा 4 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में अनुच्छेद 13(4) को जोड़ा गया। इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी संविधान संशोधन जो होता है, संविधान संशोधन के संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है उसको समाप्त कर दिया गया है। इसमें लिखा गया है संविधान संशोधन के संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को समाप्त किया जाता है। कब जोड़ा गया था, तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में जोड़ा गया था। इस वक्त हमारे देश में किसकी सरकार थी, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी उस वक्त क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। उस वक्त एक संविधान संशोधन किया गया, कौन सा था, 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया। उसमें ये जो एक भाग जोड़ा गया संविधान में कौन सी धारा जोड़ी गई, अनुच्छेद जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 13(4) को जोड़ा गया। उसमें लिखा गया कि संविधान संशोधन के संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये बातें हमने अनुच्छेद 13 के बारे में देखी। तो आज हमने देखा क्या, हमने देखा भारतीय राज्य व्यवस्था और उसके अंदर भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3 आज हमने प्रारंभ किया है पढ़ना, जिसका जो टाइटल है वो क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहते हैं, और मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के संदर्भ में सबसे पहले किसने किया था, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया था। ग्रेनविल ऑस्टिन कौन है, तो एक अमेरिकी इतिहासकार है। उनके द्वारा हमारे भारतीय संविधान पर 2 किताबें लिखी गई। कौन कौन सी लिखी गई, एक किताब लिखा जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, दूसरी है वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2 किताबें उनके द्वारा लिखी गई। मैग्ना कार्टा क्या है, तो मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र है, ऐसा अधिकार पत्र जिसको 1215 में इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड की जनता को जिस पत्र के अंदर अधिकार लिख करके दिए उसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये बातें हमने देखी। उसके बाद हमने अनुच्छेद 12 को देखा जिसमें राज्य शब्द परिभाषित किया गया था। उसके बाद फिर हमने अनुच्छेद 13 को देखा। तो आशा करता हूं आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि इसमें कोई भी ऐसा जो कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हम आपके उस डाउट को क्लियर कर दें। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए अपने साथियों को, लाइक कर देना और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।